नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीसैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशंस के साथ-साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा ताकि जिनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का समय नहीं मिला, वो भी इन वीडियोस से फायदा ले सकें। शुरू करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पैशन से एक एजुकेटर। मैं कुछ 5 साल से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इंजीनियर्स को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने खुद काफ़ी सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं और कुछ 2 साल तक मैंने रक्षा मंत्रालय के साथ भी काम किया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 1। इस पार्ट में हम करेंगे डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स और ट्रेलिंग जीरोस वाले कॉन्सेप्ट और उनके साथ रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करने से पहले डिविजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो कैसे देखोगे आप? सिंपली ये देख लो कि वो इवन है या नहीं। अगर इवन होगा तभी वो 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह अलग अलग डिजिट्स के लिए अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे अगर आपको किसी नंबर को चेक करना वो 3 या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे? डिजिट सम कर लोगे। जिस नंबर को आपने देखना है कि वो 3 या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका डिजिट सम कर लेंगे। जैसे कि अगर आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ नंबर है, इसके डिजिट्स का सम कर दो, उसी को डिजिट सम बोल देंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आपके पास क्या बनेगा? 21। जो डिजिट सम है वो 21 बन गया। तो अब आपको इस पूरे नंबर को ना चेक करके सिर्फ इस 21 को चेक करना है कि ये डिवाइड हो पा रहा है 3 से या 9 से कि नहीं। जैसे 21 में देख पा रहा हूँ ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये वाला जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। बट क्योंकि ये डिजिटल सम 9 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, नॉट डिविजिबल बाय 9। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है 4 और 8। 4 और 8, 4 के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये देख लेना कि लास्ट 2 डिजिट्स उसके उस नंबर के 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। अगर वो हो पा रहे हैं तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 4, ऐसा कुछ नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो ये पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी बाकी बची हुई डिजिट्स जो भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखे, 8 के लिए हम क्या देख लेंगे? लास्ट 3 डिजिट्स। जैसे इसी नंबर में लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 564। 564 क्या 8 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सारा का सारा जो नंबर है वो भी 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। बाकी बचा 6। अब 6 कुछ नहीं है, 2 गुना 3 है, ठीक है। 2 का मतलब 6 में क्या है? 2 × 3, 2 मतलब इवन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो नंबर इवन है कि नहीं। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो नंबर इवन है कि नहीं। इवन होगा तब फिर क्या करेंगे? हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। जैसे इसी नंबर की मैं बात करूं, इवन था। अब इससे चेक हमें ये देखना होगा कि ये वाला जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैंने देखा कि लास्ट में 6 दिख रहा है, तो मेरे को ये नंबर इवन है। इस इवन नंबर को फिर मैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दूंगा। इसका डिजिट सम किया 21, 21 क्योंकि 3 से डिवाइड हो पा रहा है, तो मतलब कि इसने इवन होने की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो पा रहा है। तो ये जो नंबर है 6 से भी डिवाइड हो पाएगा सारे का सारा, ठीक है, सिंपल है। अब इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका 7, 11 और 13। अब इनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे 7 के लिए एक मेथड होता है कि लास्ट की डिजिट को ट्वाइस करके बाकी बचे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 के लिए क्या होता है? लास्ट की डिजिट को 4 टाइम्स करके बाकी बचे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 का क्या होता है? 11 का होता है ऑड प्लेसेस पे। जैसे 11 के लिए आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसकी ऑड प्लेसेस पे देखो, ये एक ऑड प्लेस है, ये एक ऑड प्लेस है, ये एक ऑड प्लेस है। यहाँ अगर आप पीछे से देख लो तो ये ऑड है, ये ऑड है, मतलब किसी भी तरह अल्टरनेट डिजिट्स की मैं बात कर लूँ, अल्टरनेट डिजिट्स पे जो नंबर है उनका सम कर दो, उनका सम करके सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में। जैसे यहाँ पे 1 3 5, इसका मैंने सम किया 3 4 1 5 3 8 1 9। बाकी बचे हुए डिजिट्स कौन से हैं? 2 4 और 6। 2 + 4 + 6 12। अब इनका जब मैं डिफरेंस देखूंगा 3 आएगा। ये जो डिफरेंस है, अगर यहाँ तो 0 होता, यहाँ 11 या 11 का कोई मल्टीपल होता, तो ये सारा का सारा जो नंबर है वो 11 से का डिविजिबल हो जाता, 11 से डिवाइड हो पाता है, ठीक है। कुछ ऐसा इनके जो सिंपल रूल्स हैं। हाँ, पर जो रूल्स इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखते हैं। अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ ना, ABCDEFGHIJ, इस फॉर्म में, अभी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। यहाँ से मैंने यहाँ सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा मैं, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में होंगे ये, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है, A की जगह 2 हो सकता है, B की जगह 3 हो सकता है, C की जगह 1 हो सकता है, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आपको ये चेक करना कि 7 11 या 13 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो क्या करना है आपने? आपने राइट हैंड साइड से 3 3 के ग्रुप में नंबरों को लिखना शुरू कर देना। जैसे पहला ग्रुप कौन सा है? HIJ। अगला ग्रुप कौन सा है? EFG।
अगला ग्रुप कौन सा है? बी सी डी। बाद में बचा क्या? ए, तो उसको ए को एज इट इज लिख देंगे। फिर आपने अल्टरनेट साइंस डालने शुरू कर देने, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जैसे अच्छा ये मान लो 2 3 2 है, ई एफ जी कुछ 1 2 1 हो सकता है, ऐसे कुछ भी नंबर होंगे। अब मैं इसमें दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएगा ना। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नंबर निकल के आया, एक्स वाई जेड। अब इस एक्स वाई जेड को मैं ऑब्जर्व करूंगा, अगर तो ये जीरो होगा, इफ इट इज जीरो, तो ये 7 से डिवाइड भी हो पाएगा, ये 11 से डिवाइड भी हो पाएगा, और ये 13 से डिवाइड भी हो पाएगा। अगर जीरो के अलावा कुछ और आता है, एक्स वाई जेड, अगर ये 7 या 7 का मल्टीपल है, तो ये सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, 11 13 से नहीं होगा। अगर वो 11 का मल्टीपल आता है, तो वो सिर्फ 11 से डिवाइड हो पाएगा, बाकी 7 और 13 से नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर वो 13 का मल्टीपल निकल के 13 का मल्टीपल होता है, तो वो 13 से डिवाइड हो पाएगा और किसी नंबर से नहीं हो पाएगा। समझ में आया होगा लॉजिक आपको? इसको थोड़ा और डेप्थ में करेंगे जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में, 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपने ये वाला अप्रोच लगाना है कि 3 3 के ग्रुप बना के राइट हैंड साइड से ऐसे लिख के फिर अल्टरनेट साइन से उसको सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये चीज आपको बेटर समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। यहाँ तो आपको पता होगी भाई 5 डिजिट नंबर हैं कितने और कौन से हैं। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? जो या तो 1 पे 1 से डिवाइड हो सके, या वो खुद से, जैसे 19 की बात करूं, 19 या तो एक से डिवाइड होगा, या 19 खुद से डिवाइड होगा, और कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। अगर वो किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान दूं, 1 2 3 4 5, इनका डिजिट सम क्या निकल के आ रहा है? 15। अब चाहे मैं 1 2 3 4 5 लिखूं, चाहे 5 5 4 3 2 1 लिखूं, चाहे 2 3 4 5 1, मतलब इनको किसी भी तरह अरेंज कर लूं, डिजिट सम तो हमेशा 15 ही आएगा ना। अगर डिजिट सम हमेशा 15 ही आएगा, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, इस इन 5 डिजिट्स को यूज करके मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, वो हर बार 3 से डिवाइड होगा। अगर वो हर बार 3 से डिवाइड होगा, तो कभी भी इन 5 डिजिट्स को यूज करके मैं प्राइम नंबर नहीं बना पाऊंगा। तो मतलब कि कितने प्राइम नंबर होंगे ऐसे? कोई भी नहीं, जीरो। सिंपल सा लॉजिक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5? ठीक है जी, पहले तो एक बात इसने दे रखी है कि कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसमें क्या है? ऑड नंबर है, सारी की सारी जो डिजिट्स हैं इसकी ऑड है, और वो डिविजिबल भी है 5 से। पहले तो ऑड डिजिट्स हैं कितनी? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इनसे मेरे को कोई नंबर बनाना है 3 डिजिट, 1 2 3, 3 डिजिट मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर अब डिविजिबल बाय 5 है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो 5 है मेरे को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। ये तो मेरे को पता है कि 5 से डिविजिबल नंबर या तो 0 से खत्म होगा, या 5 0 वाला केस हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को 5 यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। तो बचे हुए जो 1 2 3 4 नंबर है, मेरे को इन 2 जगह पे फिक्स करने हैं। ठीक है, यहाँ तो इस पे आप सीधा सीधा परमुटेशन लगा सकते हो। 4 नंबर हैं, कितनी प्लेसेस हैं? 2। ठीक है, 2 2 एट ए टाइम लिखने हैं, 4p2, जिनको तो परमुटेशन आती है वो तो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे 4p2 करके। पर परमुटेशन नहीं भी आती तो आपको समझ में आएगा परमुटेशन है क्या, कुछ खास परमुटेशन कुछ नहीं है, बस आपको काउंटिंग आनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 केस बना लूंगा। एक केस वो वाला जिसमें मेरा फर्स्ट डिजिट कौन सा होगा? 1 होगा। फिर दूसरे में 3 वाला केस बना लूंगा, 5 तो फिक्स है ही। फिर एक 7 वाला केस बना लूंगा, और फिर एक, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, और फिर एक 9 वाला केस बना लूंगा। अब मैंने 1 3 7 5 यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो बीच वाले देखो, पहले वाले केस के लिए कितने सब केसेस बन जाएंगे? पहली वाली मेरी चॉइस के लिए कितने केसेस बन जाएंगे? एक। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब बीच में कौन सा होता है? यहाँ तो 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है, मतलब कि 3 केसेस बन गए इसके। पहला केस 1 3 5 1 7 1 7 5 1 9 5। उसी तरह 3 केस इसके बन जाएंगे, बीच में क्या आ जाएगा? 1 7 9। उसी तरह 3 केस इसके बन जाएंगे, और 3 केस इसके बन जाएंगे। ठीक है, बना लिया मैंने केसेस। 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके, कितने हो गए टोटल? 12 केसेस। तो मतलब ऐसे टोटल 12 मैं 3 डिजिट नंबर बना पाऊंगा जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और ये चीज सीधी मैं 4p2 से भी कर सकता था। तो 12 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं भी आती तो आपको ये समझ में आएगा, जरूरी नहीं है कि अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आती तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बस लॉजिक आपको लगाना है। लॉजिक लगा लोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले भी इस तरह से सॉल्व कर पाओगे केसेस बना के। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इफ r एंड s आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाय 5, व्हिच देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर आपके पास दो नंबर हैं a और b, ठीक है, अगर a इज डिविजिबल बाय n और b इज आल्सो डिविजिबल बाय n, तो a प्लस b इज
इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। मतलब अगर अलग अलग नंबर n से डिवाइड हो पा रहे हैं, उनका सम जो है ना वो भी हमेशा n से डिवाइड होगा, उनका डिफरेंस भी हमेशा n से डिवाइड होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, उनका डिफरेंस भी हमेशा n। पर इसका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा ट्रू नहीं है का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि a इज नॉट डिविजिबल बाय n एंड b इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय n, तो क्या a प्लस b इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय n? तो उल्टा ट्रू नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 12 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, 13 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, पर जब मैं 12 और 13 को ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाता है? 25। तो वो तो 5 से डिवाइड हो पा रहा है। तो याद, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनवर्स इसका ट्रू नहीं है। बट अगर हाँ, दो नंबर जो एक किसी पर्टिकुलर नंबर के डिविजिबल हैं, उनको अगर ऐड मैं कर देता हूँ तो वो जो एडिशन होगी वो जरूर डेफिनेटली जो है वो डिवाइड हो पाएगी उस पर्टिकुलर नंबर से। ये समझ में आने वाली बात है, ठीक है। तो इस केस में बोल रहा है कि आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। तो आर प्लस एस जो है वो 5 से डिवाइड होगा डेफिनेटली, और आर माइनस एस भी 5 से डिवाइड होगा डेफिनेटली। पहली ऑप्शन तो ट्रू है हमारी इसी लॉजिक के हिसाब से। आर प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10, ये देख के आप बोल सकते हो कि ये ट्रू नहीं है। ये नहीं हम बोल सकते। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बात करें 30 और 35 की। आर को मान लो 30 है, एस है 35। अब 30 भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है, 35 भी 5 से डिवाइड हो पा रहा है। जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ 65 बन गया। तो क्या 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर वैसे आ गया, इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए नंबर n इज फॉर्म बाय राइटिंग n 9 फॉर 99 टाइम्स। तो कुछ ऐसा नंबर है 9 9 9 9 9, इसको मैंने 99 बार लिख दिया। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13? इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। अभी देखिए, हमने 7, 11 और 13 का रूल पढ़ा था कि 3 3 3 3 के पेयर जब मैं बनाने शुरू कर दूंगा, ठीक है, और उन 3 3 के पेयर्स को राइट हैंड साइड से बनाने शुरू करूंगा ना, राइट हैंड साइड से 3 3 3 3 के पेयर बना 3 3 के ग्रुप बनाने शुरू करूंगा, और फिर मैं अल्टरनेट साइन से उनको लिखना शुरू करूंगा। 0 आना चाहिए तभी ये जो डिविजिबल होगा 13 से। जैसे कि यहाँ से लास्ट में 999 होगा, बीच में काफी सारे 9 होंगे, ये आगे वाले 9 होंगे। तो मैंने इससे यहाँ से लिखना शुरू किया 999, अगला 999, अगला 3 का, फिर प्लस 999, फिर माइनस 999, ठीक है। ऐसे 3 3 के कितने पेयर बन जाएंगे? क्योंकि 99 टाइम्स लिखा है, तो ऐसे मेरे पास 33 ग्रुप बन जाएंगे ना। अब उस 33 में से 32 ग्रुप तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के चक्कर में। ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये आखिर तक 32 ग्रुप तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास? ये। तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या आया? 999। अब क्योंकि 999 साफ साफ दिख रहा है कि 13 का मल्टीपल तो नहीं है, 13 का मल्टीपल नहीं है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा। बस हमने क्या करना है, उस रिमाइंडर को पता कर लेना, वही हमारा आंसर होगा। आपने क्या करना, 999 को डिवाइड करके देख लेना 13 से। 91, 89, और आपके आ गया 678, 11 आपका रिमाइंडर आ गया, वही आपका आंसर है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने उस लॉजिक को, उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है यहाँ पे। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 raised to power 333 plus 3 raised to power 222 is divisible by which of the following numbers? देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर a is divisible by n and b is divisible by n, तो a plus b is also divisible by n, ठीक है। ये चीज क्लियर है। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। 2 2 2 रेज टू पावर कुछ भी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी देखनी है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि पावर में क्या है। 3 3 3 उसी तरह पावर में कुछ भी है, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये 2 से हो ही पाएगा, दिख रहा है मेरे को इवन है। अगर मैं 2 2 2 रेज टू पावर कुछ भी लिख दूं, इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 2 को, रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा ना। ये तो इवन ही रहेगा हमेशा। उसी तरह 3 3 3 रेज टू पावर कुछ भी लिख दूं, ये हमेशा ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो जी 2 से डिवाइड हो पाएगा, पर ये कभी 2 से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये मेरे को पता चल गया कि ये वाला जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इनका सम भी जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज तो समझ में आई हमारे इस लॉजिक के साथ। तो एक चीज तो मैंने रूल आउट कर दी कि 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो जो जो ऑप्शंस मेरी ये बोल रही है कि डिविजिबल बाय 2, उनको मैं अभी एलिमिनेट कर देता हूँ। 2 एंड 3 बट नॉट 37, नहीं, ये बोल रहा है कि 2 से डिवाइड हो पाएगा, तो हमें पता चला कि नहीं हो पाएगा। 3 एंड 37 बट नॉट 2, ये हो सकता है। 2 एंड 37 बट नॉट 3, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोल रखा है 2 से डिवाइड हो पाएगा। ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगी, इसने बोला तीनों से हो पाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सी बची? बी। तो यही हमारा आंसर है। तो आपने बस इसी को देखना है, ठीक है। पेपर में आप इसको यहीं पे खत्म कर दोगे, पर इसमें थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। जैसे इसी केस को हम 3 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 2 2 2, इसका डिजिट सम कितना दिख रहा है मेरे को? इसका डिजिट सम दिख रहा है मेरे को 6। तो क्या ये नंबर
या इस नंबर की कोई भी मैं पावर कर दूं, ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डिजिट सम अगर डिवाइड हो पा रहा है तो इस नंबर की कुछ भी पावर हो, डिजिट सम हमेशा वही रहेगा। और ये सारे का सारा नंबर ये 2 2 2 रेज टू पावर 3 3 3 हर बार 3 से डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ डिजिट सम देखना है। उसी तरह इसी नंबर पे भी ये लॉजिक लगेगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 3 3 6 3 9 9 9 हमेशा 3 से डिवाइड होगा, डिजिट सम 3 से डिवाइड होगा, तो इसकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे का सारा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी हमने ये कंफर्म कर दी कि अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम भी जो है 3 से डिवाइड होगा। सिंपल सा लॉजिक है। बात आती है 37 पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरे को कुछ समझाना है आपको। 37 के केस में आपने याद रखना है 37 इंटू 3 क्या होता है? 1 1 1, ठीक है। 37 इंटू 6 क्या होता है? 2 2 2। 37 इंटू 9 क्या होता है? 3 3 3। तो आपने याद रखना, कभी भी इस तरह का नंबर आपके पास आ जाएगा ना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, वो हमेशा 37 इंटू 3n की फॉर्म में होगा। जैसे n यहाँ पे 1 है, n यहाँ पे 2 है, 6 का मतलब 3 इंटू 2 है, उसी तरह यहाँ पे n 3 है, n 4 है, 3 के केस में 3, 4 के केस में 4। मतलब लॉजिक ये है कि ये वाले जो नंबर हैं हमेशा 37 के मल्टीपल होंगे, और किस तरह के मल्टीपल होंगे? 37 इंटू 3n टाइप के मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब जैसे ये जो 2 2 2 37 का मल्टीपल है, ये भी 37 का मल्टीपल है, तो 37 से तो डेफिनेटली डिवाइड होंगे, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पर ये लॉजिक जो था ये इंपॉर्टेंट था। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 27 इज डिविजिबल बाय। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 32 को समझो क्या है। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 5 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस 32 रेज टू पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5, है ना, ठीक है। तो बन गया है 2 की फॉर्म में, ये ऑलरेडी 2 की फॉर्म में था। तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 2 रेज टू पावर 27। इसमें से अगर मैं 2 रेज टू पावर 25 कॉमन निकाल लूं तो ये कितना बचेगा अंदर? 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2, है ना, 27 क्या है? 25 प्लस 2, तो 25 मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? 2। 2 रेज टू पावर 2 क्या था? 4 प्लस 1 5, तो 2 रेज टू पावर 25 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, ये पूछा कि इज डिविजिबल बाय व्हाट। ये 5 है, कितने सारे 2 हैं कि इन दो में से एक 2 निकल के अगर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या दिखेगा मेरे को नंबर में? 10। अगर 10 दिखेगा तो ऑब्वियसली ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ए डिजिट n ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। ए डिजिट जो 3 से बड़ी है, एक डिजिट सिंगल डिजिट जो 3 से बड़ी है, ठीक है, और 3 से डिवाइड भी हो पा रही है, ठीक है। कौन सी डिजिट है ऐसी? 6 और 9, ठीक है, 6 और 9 वही है ना। बट ये भी दे रखा है बट नॉट डिविजिबल बाय 6। नॉट डिविजिबल बाय 6 तो 6 भी नहीं है, तो जिस डिजिट की हम बात कर रहे हैं वो है 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा केस है जो 4 से डिवाइड हो पाएगा। अब n की वैल्यू तो हमने डिसाइड कर ली कि n जिसकी डिजिट की हम बात कर रहे हैं वो 9 है। 2n क्या हो जाएगा? 18। क्या 4 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 3n क्या हो जाएगा? 27। क्या 4 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 2n प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9 2 18 प्लस 4 22। क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 3n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9 3 27 प्लस 1 28। ये जरूर हो पाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था। Number 3798125P369 is divisible by 7. What is the value of P? देखो यहाँ पे हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक तो कॉमन सेंस वाला मेथड है, दूसरा हम 7 की डिविजिबिलिटी वाला जो हमने रूल पढ़ा था वो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा जो हमारा मेथड है कॉमन सेंस वाला, उसको यूज करते हैं। क्योंकि ये जो नंबर है 3798125P369 इज डिविजिबल बाय 7 का मतलब है कि ये पूरे का पूरा 7 से कट जाएगा, है ना। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ और इसको काटना शुरू करूंगा। 3798125P369, क्योंकि ये जो नंबर 7 से डिवाइड हो पा रहा है कि पूरा पूरा, तो काटूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। 7 5 35, 2 बचा मेरा रिमाइंडर, तो 9 के साथ बन के 29 29, तो 7 4 28 28। फिर यहाँ पे 1 बचेगा मेरा रिमाइंडर, और ये 1 8 के साथ 18, तो 2 जा 14। यहाँ पे 4 बचेगा रिमाइंडर, 4 ये 1 के साथ लग के 41 बन गया, तो 7 5 35, उसी तरह 62, तो ये बच जाएगा आपका 7 जा 56 65, 7 9 जा 63, और 65 में से 63 गए तो बचे 2। अब यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद रिमाइंडर 2 बचा। अब ये जो रिमाइंडर 2 था इस p के साथ लग के मेरे को कोई ना कोई वैल्यू देता, फिर आगे की आगे मैं कंटिन्यू करता और लास्ट में सारा कट जाता। तो मेरे को ये समझ में आया 2p369, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर था और बाद में p369 ये जो नंबर है, ये जो सारे का सारा ये 7 से डिवाइड हो पाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन उठा लूंगा और देखूंगा p को अलग अलग ऑप्शन रख के देखूंगा कौन सी ऑप्शन से ये डिवाइड पूरे का पूरा हो पा रहा है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 21369 से,
क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 3 जा 29, 7 5 जा 35, 19 नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो एक तो मेरी यहाँ पे पहली वाली ऑप्शन तो नहीं है। फिर मैं 6 से ट्राई करूंगा, 2 6 3 6 9, 7 से मैंने डिवाइड करूंगा इसको, तो 7 3 जा 21 बचा 53, 7 7 जा 49 बचा 46, 7 6 जा 42 बचा 4 49, 7 7 49 पूरे का पूरा कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। आसान सा तरीका था, बड़ी आसानी से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, पर अगर आपको ये वाला मेथड नहीं यूज करना और आपको वो सीखना है जो हमारा 3 3 के ग्रुप वाला मेथड था, वो लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 7 की डिविजिबिलिटी वाले रूल के हिसाब से हमने कहा था कि राइट हैंड साइड से जब भी मैं 3 3 के ग्रुप लिखने शुरू करूंगा और अल्टरनेट साइन से उनको ट्रीट करूंगा, लास्ट में जो मेरा रिजल्ट बचेगा या तो 0 होना चाहिए या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। उसको यूज करते हैं। चलो, 3 का ग्रुप सबसे पहले 3 6 9 राइट हैंड साइड से हमें शुरू करना है, उल्टी साइड से। उसके बाद माइनस 2 5 पी, उसके बाद प्लस, क्योंकि साइन अल्टरनेट है तो अगला प्लस हो जाएगा, 981 981, फिर माइनस, यहाँ पे 2 ही डिजिट बचे हैं तो उनको 2 ही डिजिट को 37 ऐसे लिख लूंगा मैं। अब क्या करूंगा, इनको सॉल्व करूंगा। 369 प्लस 981 माइनस 37, 9 प्लस 1 10 माइनस 7 3, 6 8 से 14, 14 माइनस 3 11, एक कैरी ओवर चला गया, 134 494 13 13, तो इस 13 का 13 रह जाएगा इस तरह से। अब इस 25p को मैं 250 प्लस p लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि p जो है मेरा वंस प्लेस पे है। इस 25p में p जो मेरा वंस प्लेस पे है, इसको 250 प्लस p लिख लूंगा, माइनस 250 माइनस p। तो 13 13 में से 250 गया तो बचा अपना 1063 माइनस p। अब हमने हमने बोला था कि यहाँ पे जीरो होना चाहिए, जीरो तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा नंबर है 1063, p सिंगल डिजिट है, जीरो तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी ऑप्शन क्या थी, ये जो सारा का सारा नंबर होगा ये क्या होगा, 7 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो इसको 7 का मल्टीपल बनाने के लिए p की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1063 को देख लूंगा कि 7 का मल्टीपल बना, 7 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है, वही रिमाइंडर जब मैं इसमें से निकाल दूंगा, ये सारा का सारा नंबर जो है क्या बन जाएगा हमारा, 7 का मल्टीपल। सिंपल, 7 1 7 36, 7 5 35, 13, 7 1 7, 6 बचा रिमाइंडर, मतलब ये 6 अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो ये 7 का मल्टीपल बन जाएगा पूरे का पूरा। तो p की वैल्यू क्या है, वही 6 है। उसी तरह से हमारा 6 इस हिसाब से भी आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये वाला मेथड कैसे अप्लाई करना है हमने 7 11 और 13 के केस में। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज x y एंड z, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म x y z इज डिविजिबल बाय, वही आ गया x y z कौन सी फॉर्म में, x y z 6 डिजिट नंबर है कोई, x y z x y z किससे डिविजिबल होगा, 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो बोलता है ना, राइट हैंड साइड से 3 3 का ग्रुप x y z माइनस x y z क्या होगा, 0। जब 0 आएगा तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। सिंपल लॉजिक, 7 11 13 की डिविजिबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? देखिए 7x plus 96 is divisible by x, यहां से मेरे को ये तो दिख रहा है कि 7x जो है ये तो साफ साफ ही डिवाइड हो रहा है x से, है ना, इसमें तो सीधा सीधा x दे दिया, बचा क्या 96। तो हमने ये देखना है कि 96 के ऐसे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, यही मतलब वो है ना इसका, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो 96 को डिवाइड कर दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 248, ऐसे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 96 इज नथिंग बट 32 इंटू 3, 32 क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3। पर अगर आपको इस तरह से नहीं, आपके माइंड में आप इसको ब्रेक कर पा रहे तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 224, 212, 26, 23, 31, तो 1 2 3 4 5 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3, ये आ गया 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें ये कैसे देखना कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। एक चीज आप ध्यान में रखना, कभी भी आप किसी नंबर को इस फॉर्म में ब्रेक करते हो ना, p रेज़ टू पावर a इंटू q रेज़ टू पावर b इंटू r रेज़ टू पावर c, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे p q r क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये जो हमने चीज बनाई है ना इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके बनाई है। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर के, जैसे यहाँ पे इस n के इस फॉर्म में अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो क्या होंगे, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस केस में 2 रेज़ टू पावर 5 है, 5 प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर क्या है 1, 3 रेज़ टू पावर कुछ नहीं, मतलब 3 रेज़ टू पावर 1 है इंटू 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 इंटू 1 प्लस 1 2 12, 96 के 12 फैक्टर होंगे। 12 फैक्टर होने का मतलब कि वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 96 को डिवाइड कर पाएंगे, तो 12 ही इसका आंसर है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन था। अगर आप देखो यहाँ पे 96 बड़ा छोटा नंबर है, इन फैक्टर्स को आप लिखना भी शुरू करोगे ना तब भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे 1 2 4 8 16 32,
2 2 3 4 5 मैंने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, इनको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करके करना शुरू करूंगा अलग फैक्टर मेरे को मिलेंगे। 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12, 8 इंटू 3 24, 48, 32 इंटू 3 96। तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 3 खुद भी तो है ना, तो 12 ये वाले इसके फैक्टर बने। पर ये ना करना पड़े, नंबर बड़ा आ जाए आपके पास, तो आपको पता करना पड़ेगा कितने कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर बाद में ये वाला मेथड लगाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। Let x, y, z be three-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then x, y, z, y, z, x, z, x, y is not divisible by। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी एक 3 डिजिट नंबर है उसको रीअरेंज करके मैं इस तरह से ऐड करता हूँ ना, देखो x मेरा हंड्रेड्स प्लेस पे भी है, x मेरा टेंस प्लेस पे भी, x मेरा वंस प्लेस पे है, उसी तरह y भी, y को भी तीनों मौके मिले, टेंस प्लेस पे आने के लिए भी, देन हंड्रेड्स प्लेस पे आने के लिए भी, देन वंस प्लेस पे आने के लिए भी। तो ऐसा कभी भी कुछ होगा ना, तो 3 डिजिट नंबर को इस तरह से मैं रीअरेंज करके ऐड करूंगा, तो वो हमेशा या तो 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4 इस तरह से ही आएगा, हमेशा हमेशा इस तरह से ही आएगा ये। अगर इस तरह से आएगा तो हमें पता है कि 1 1 1 क्या होता है, 37 इंटू 3, 2 2 2 क्या होता है, 37 इंटू 3 इंटू 2, मतलब आगे 3 का मल्टीपल, फिर अगेन 37 इंटू 3 इंटू 3 होता है ये, मतलब 37 इंटू 3 और 3 का मल्टीपल ही होगा हमेशा ये वाला फॉर्म। तो ये तो 3 और 37 तो आंसर नहीं हो सकते इसके, क्योंकि ये तो मेरे को दिख रहा है कि 37 और 3 तो आएंगे ही आएंगे, तो ये तो गए ऑप्शन में से, या तो 9 हो सकता है या x प्लस वाई प्लस जेड हो सकता है। पर अब ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जब x को मैं तीनों प्लेसेस पे, देन y को मैं तीनों प्लेसेस पे, z को मैं तीनों प्लेसेस पे जब ऐड करूंगा, कुछ ना कुछ कॉमन निकल के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड तो बच ही जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इसका 9 ही होना चाहिए। चलो ये तो मैंने कॉमन सेंस से कर दिया इसको, मेरी प्रैक्टिस से तो मैंने कर लिया, पर अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए एक्स वाई जेड को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई जेड को 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकता हूं। उसी तरह y z x को क्या लिख सकता हूं मैं, 100y प्लस 10z प्लस x, मतलब होगा तो ये 100y प्लस 10z प्लस x इसी फॉर्म में, पर मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख लिया मैंने प्लस वाली टर्म्स को। उसी तरह z x y को क्या लिख सकता हूं मैं, 100z, मतलब z के नीचे मैंने z लिखना शुरू कर दिया ताकि मेरे को ऐड करना आसान हो। x क्या होगा 10x यहाँ पे, तो 10x प्लस y क्या होगा यहाँ पे अकेला y। जब मैं x x x वाली टर्म्स को ऐड करूंगा तो 111x प्लस y y वाली टर्म्स को ऐड करूंगा 111y प्लस z z वाली टर्म्स को ऐड किया मैंने 111z, तो ये आ गया 111 मैंने कॉमन निकाला, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, अब क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना, इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 37 इंटू 3 मैं इसको लिख सकता हूँ 111 को, 37 इंटू 3 मेरे को सीधा सीधा दिख गया, x प्लस वाई प्लस जेड 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ से मेरे को 3 नहीं मिलेगा, इसमें इस 3 में मल्टीप्लाई करने करके 9 बनाने के लिए, तो आंसर सीधा सीधा मेरा 9। ठीक है, ये चीज आपको आ जानी चाहिए थी, इसको इस तरह से देखते ही 3 डिजिट नंबर का कुछ भी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको 37 वाला बस लॉजिक लगा देना एकदम से फटाफट। चलते हैं आगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नंबर ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 इंटू 23 इंटू 46 इंटू 33 इंटू 49 इंटू 24 इंटू 33 इंटू 39 इंटू 36, ये मैंने एक आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया और मैंने पूछ लिया कि अब मैं जब इसको सॉल्व कर दूंगा, मान लीजिए मैंने सॉल्व कर लिया इसको कैलकुलेटर पे या किसी भी तरह से खुद मैनुअल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के एंड में जीरोस कितनी होगी, वो कैसे पता करेंगे। वैसे तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं जीरो आएगी, क्यों, क्योंकि जीरो हमेशा बनती है 5 इंटू 2 करके, जब मैं 5 से 2 को गुना करता हूँ ना तब एक जीरो बनती है, कैसे, 10 की फॉर्म में। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे बोलूं कि मैं 25 को 4 से गुना कर रहा हूं तो क्या बन रहा है 100, मतलब 5 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 2 सॉरी, तो यहाँ पे 5 और 2 के एक पेयर ने एक जीरो बना दी, 5 और 2 के दूसरे पेयर ने दूसरी जीरो बना दी। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 अगर होगा, वैसे तो पता होना चाहिए आपको कि क्या रिजल्ट बनेगा इसका, पर चलो रिजल्ट को छोड़ देते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कितनी नंबर ऑफ जीरोस बनेगी, 3। 5 की पावर 112 गुना 2 की पावर 112, कितनी नंबर ऑफ जीरोस बनेगी, 112। इसका जो भी एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करके जो भी नया एक्सप्रेशन बनेगा उसमें 112 जीरोस रहेंगी एंड में। ठीक है, यही मैं आपसे ये पूछूं कि 5 की पावर 24 गुना 2, अब कितनी नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी, 1। क्यों, 5 चाहे जितने मर्जी अवेलेबल है, 5 और 2 के एक पेयर से एक जीरो बनेगी ना,
ठीक है ना। पेयर अप करने के लिए तो हमारे पास 5 और 2 ऐसे एक ही ग्रुप है। उसी तरह आपसे बोलूँ 5 की पावर 10 गुना 2 की पावर 5, तो यहाँ पे उसी तरह 5 जीरोस होंगी एंड में। हमें लिमिटिंग फैक्टर देखना है कि पावर किसकी कम है। अब यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, 2 यहाँ पे भी होगा, पर 5 मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा। तभी मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगी। ठीक है। तो मतलब कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें आपका मुद्दा क्या है? उसमें मुद्दा ये है कि आपको इस वाली फॉर्म में रिड्यूस करना है उसको, फिर देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। जिसकी भी पावर कम होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोस होगी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50। देखो अब हर अल्टरनेट नंबर में 5 है और बीच बीच में मेरे पास इवन नंबर्स भी हैं, तो यहाँ पे 5 भी है और 2 भी है, तो नंबर ऑफ जीरोस तो डेफिनेटली होंगी। तो हम ये क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 की पावर कितनी आएगी, फिर देखेंगे 5 की पावर कितनी आएगी, फिर उसमें से देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। जो भी लिमिटिंग फैक्टर की हमारी की पावर होगी वही हमारा आंसर है। तो 2 देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 मतलब 1 2 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है। ये क्या आएगा आपका 5 इंटू 4 4 मतलब 2 रेस टू पावर 2, तो मतलब 2 2 मिल गए यहाँ पे। 15 गुना 2 1 2 मिल गया यहाँ पे। 8 गुना 5 मतलब 3 2 मिल गए। 8 मतलब 2 रेस टू पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना। तो 50 मतलब 2 इंटू 25 मतलब 1 2 मिल गया यहाँ पे। 55 में कोई 2 नहीं है। 60 में 15 इंटू 4 मतलब मेरे को मिल गए 2 2। अब 5 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 कितने आएंगे, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। 5 5 इंटू 2 मतलब एक 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें है। 25 में 2 5 हो गए। 30 में एक 5 है, 35 में एक 5 है, 40 में एक 5 है, 45 में एक 5 है, 50 में 2 5 है। 25 गुना 2 है ना। 55 में एक 5 है। 60 में कितने, 15 गुना 4 5, एक ही 5 है। ओके, देख लीजिए 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 3 7 और एक 8 और 2 10। 5 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, 2, और उसकी पावर कितनी है, 10। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चल, how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 raised 1 square into 2 raised to power 4 into 3 raised to power 6 into 4 raised to power 8 into so on up to 25 raised to power 50। ओके, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि लिमिटिंग फैक्टर देख के पता चल रहा है कि 5 होगा, क्योंकि 2 तो हर अल्टरनेट मल्टीपल के पास है। 1 2 आ गया, फिर 3 के बाद 4 आ गया, फिर 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया। 2 तो काफी सारे हैं इसमें। 2 रेस टू पावर तो 2 रेस की पावर काफी ज्यादा आ जाएगी। हमें 5 देखना, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर 5 होगा, तो 5 की पावर जितनी भी निकल के आएगी हमारे पास उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहाँ पे 4 के बाद 5 की पावर 10 आएगा पहले। ठीक है। फिर 5 कहाँ आएगा हमारे पास, 10 10 में, है ना। और वो कितना होगा, 10 की पावर 20। फिर हमारे पास आएगा 15 में, 15 की पावर 30। फिर हमारे पास आएगा 20 में, 20 की पावर 40। फिर आएगा 25 की पावर 50। अब इसमें से देख लीजिए 5 की पावर 10 तो सीधा ही आ गया। यहाँ भी 5 इंटू 2 रहेगा ना, 10 का मतलब 5 की पावर 20 यहाँ से आ गया। 15 में 5 की पावर 30 आ गया। 20 में 5 गुना 4 हो गया, तो मतलब 5 की पावर 40। 25 में 5 की पावर 100, क्योंकि 25 का मतलब क्या आता है, 5 स्क्वायर, है ना। तो 5 की पावर 100। सिंपली मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया इसको। 15 को 5 गुना 3, तो 5 की पावर 30 तो निकलेगी। 3 की पावर 30 का हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसको छोड़ दिया मैंने। उसी तरह 5 गुना 4 कर लिया, 4 की पावर 40 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 5 की पावर 40 मैंने यहाँ लिख लिया। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना। पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 प्लस 20 30 30 60 4 40 40 और 100 200, तो 200। क्योंकि 5 की पावर 200 निकल के आ रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होगी, 200 ही। सिंपल क्वेश्चन था। हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। तो यूनिट डिजिट होती क्या है, पहले तो अगर मैं ये नंबर लिखूं 4653, इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है, ये। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है, पहली वाली डिजिट, फर्स्ट डिजिट। ठीक है, पहली चीज। तो सेकंड चीज, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि 2 रेज टू पावर 36, इसकी एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है। और आपसे मैं पूछ लूं कि 12 रेज टू पावर 36 की एक्सपेंशन में जो यूनिट डिजिट होगी, क्या ये सेम होगी या नहीं। ये बिल्कुल सेम होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, लॉजिक है, क्या होगी वो बाद में देखेंगे, पहले आपने ये देखना है कि यूनिट डिजिट कभी भी सम नंबर रेज टू पावर सम नंबर, अगर मैं इस तरह की इस तरह की एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, तो ये नंबर जितना मर्जी बड़ा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये 2 हो, चाहे 112 हो, 132 हो, 1302 हो, कुछ भी हो, ये हमें सिर्फ फर्क पड़ता है यूनिट डिजिट और इस पावर से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 2 रेज टू पावर 36 की पावर
की यूनिट डिजिट भी सेम होगी, 12 रेज़ टू पावर 36 की यूनिट डिजिट भी सेम होगी, 132 रेज़ टू पावर 36 की यूनिट डिजिट भी सेम होगी, 1302 रेज़ टू पावर 36 की भी यूनिट डिजिट सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है। इसी से ही हमें पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है? पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए। अब यूनिट डिजिट निकालनी कैसे है, इसके लिए हमें साइक्लिसिटी समझना पड़ेगा। साइक्लिसिटी क्या है? अब 2 की अगर मैं पावर्स लिखनी शुरू करूँ ना और गौर करूँ कि मेरे पास यूनिट डिजिट का क्या रिज़ल्ट आता है, तो मेरे को साइक्लिसिटी समझ में आएगी। 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 यहाँ तक चलते हैं। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, उसी तरह 32, 64। तो अगर इनकी यूनिट डिजिट पे गौर करूँ मैं, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 एंड सो ऑन। तो मतलब कि ये सिर्फ 4 पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर द यूनिट डिजिट है। ठीक है? इसी को साइक्लिसिटी बोल देंगे कि 2 की पावर मैं कुछ भी कर दूं। ठीक है? कोई भी नंबर जो 2 से खत्म होता है उसकी पावर कुछ भी रेज कर दूं, यूनिट डिजिट्स आने के सिर्फ 4 ही पॉसिबल केसेस हैं, 2, 4, 8 या 6। ठीक है? ये तो मेरे को समझ में आया। और यहां से ये भी समझ में आया होगा आपको कि अगर 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 निकल के आ रही है, 2 की पावर 4 के केस में यूनिट से यहाँ पे सिर्फ मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा। ठीक है? पूरा नंबर नहीं। तो 2 की पावर 8 के केस में भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, क्योंकि उसी तरह से रिपीट हो रहा है। 2, 4, 8, 6, 4 का साइकिल है। 2 की पावर 12 के केस में भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। 2 की पावर 16 के केस में भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है? ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक? तो मतलब 4 का अगर मल्टीपल निकल के आ रहा है तो 6। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 के केस में अगर 2 आ रहा है, उसके बाद 2 यूनिट डिजिट कब आ रहा है? 2 की पावर 5 में। उसके बाद कब आएगा? 2 की पावर 9 में। इसका मतलब क्या है? कि वो वाली पावर, जैसे 2 की पावर 9 है, जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर मेरे को 1 मिले, ठीक है, उन केसेस में क्या आएगी? यूनिट डिजिट 2 आएगी। उसी तरह अगर जो भी पावर है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखूं, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। रिमाइंडर 0 आएगा तो मतलब वो 4 का मल्टीपल है, तो मतलब ये वाला केस बन गया। ठीक है? समझ में आएगा आपको? एक सिंपल सी एग्जांपल से कर लेते हैं। लेट्स से आपको ये पता करना है कि 152 रेज टू पावर 93, इसके केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी? यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, तो सीधी सी बात है 2, 4, 8, 6 में से कोई रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा वो देखने के लिए क्या करेंगे? 93 को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। जब मैं 93 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर यहाँ पे जी 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो मतलब 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 है तो मतलब 2 मेरा आंसर। यूनिट डिजिट 152 की यहाँ पे पावर लेट्स से 95 होती, तो इस केस में 95/4 करते, रिमाइंडर क्या आ जाता आपका? रिमाइंडर आ जाता 3। रिमाइंडर 3 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, मतलब कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाता मेरा 8। ठीक है? सिंपल था लॉजिक है, समझ में आया होगा। तो साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब क्या है? कि यहाँ पे 4 मेरे पॉसिबल यूनिट डिजिट्स के रिजल्ट है। जो 4 साइक्लिसिटी वाले डिजिट्स है ना, वो कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 3 है, ठीक है, और एक 7 है और एक 8 है। इनकी साइक्लिसिटी 4 है। और ये साइक्लिसिटी आप प्लीज करके देख लेना। हमें क्विकली रैप अप करना है, अपने सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करना है, इस वजह से मैं 3, 7 और 8 को नहीं करवा के दिखा रहा। तो आपको यही यही चीज रिपीट करनी है 3, 7 और 8 के लिए, और आपको साइक्लिसिटी पता चल जाएगी। यूनिट डिजिट पता करने का तरीका इनके लिए सेम ही है। यहाँ पे 2 की जगह फिर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, आप हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और दूसरे नंबर कौन कौन से बच्चे? जैसे 4 है, नंबर 4 की पावर 1, नंबर 4 की पावर 2, 16, नंबर 4 की पावर 3, 64। देखिए यहाँ पे 4 आपको रिपीट होता हुआ दिखा, मतलब कि 4 के केसेस में 2 ही पॉसिबल रिजल्ट हैं। इधर 4 आएगा आपका यूनिट डिजिट, यहाँ आएगा 6। वो कैसे पता चलेगा? आपने पावर देखनी है। अगर ऑड है तो 4, इवन है तो 6। उसी तरह 9 के केस में भी वही है। 9 की पावर 9, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। देखिए 9 रिपीट हो गया, तो मतलब यहाँ की साइक्लिसिटी भी 2 ही है। 9 की पावर 1 मतलब ऑड, तो यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1। सिंपल है। 5 और 6 तो वेरी सिंपल। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6। तो ये आपका लॉजिक है। ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लेट्स से आपको क्वेश्चन आ गया 123 रेज टू पावर 24 इंटू 122 रेज टू पावर 23 इंटू 56 रेज टू पावर 3। अब इस एक्सप्रेशन में बताइए कि जी हमारी यूनिट डिजिट क्या है। 3 को देख लेंगे और इसकी पावर को देख लिया। 24 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, कट गया, कुछ रिमाइंडर नहीं, मतलब 4 का मल्टीपल है, तो 3 रेज टू पावर 4 का मेरा केस बन जाएगा। 3 रेज टू पावर 4 का केस मतलब 81, तो मतलब इस केस में यूनिट डिजिट आएगी 1। इस केस में यूनिट डिजिट कितनी आएगी? सीधा मैंने 23 को 4 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर 3 बचा मतलब 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8। तो यूनिट डिजिट इस केस में आएगी 8।
6 वाले केस में सिंपल है, 6 ही रिमाइंडर है, 6 ही यूनिट डिजिट रहेगी। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व कर लूंगा, 1 इंटू 8 इंटू 6 इज 48, 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा 8, तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल यूनिट डिजिट है जो इस एक्सप्रेशन का रहेगा 8, सिंपल। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है हमारा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अब रिमाइंडर होता क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपसे पूछ लूं कि 100 को जब मैं 40 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सीधा डिवाइड करके देख लेंगे, 42 जा 80, 20 मेरा रिमाइंडर आ गया। और 100/40 को मैं 10/4 भी तो लिख सकता हूँ ना, जीरो से जीरो काट दी मैंने, सेम एक्सप्रेशन है, 100/40 जो मेरे को रिजल्ट दे रहा है वही 10/4 दे रहा है। पर अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 100 को जब मैंने 40 से डिवाइड किया तो रिजल्ट तो रिमाइंडर आया 20, पर क्या 10 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तब भी वही रिमाइंडर आएगा, तब रिमाइंडर वो नहीं आएगा, 4 2 8 मैंने कर दिया, रिमाइंडर आ गया 2। अब रिमाइंडर देखिए चेंज किस वैल्यू से हो गया, रिमाइंडर डिवाइड बाय 10 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया ना एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन की दोनों वैल्यूज को डिवाइड बाय 10 ही तो किया है ना, 100 डिवाइड बाय 10, 40 डिवाइड बाय 10, तो 10/4 बन गया। तो मतलब कि यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, किसी एक्सप्रेशन के का जो भी रिमाइंडर आएगा, किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन का जिस जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, अगर उस एक्सप्रेशन को आप एक पर्टिकुलर फैक्टर से रिड्यूस कर देते हो, उस 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 एक्सप्रेशन को आपने पर्टिकुलर फैक्टर से रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस करने के बाद जो नए एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आएगा ना, वो रिमाइंडर भी सेम एक्सप्रेशन से सेम फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा। जैसे 100/40 के केस में रिमाइंडर था 20, 10/4 के केस में 20/10 मतलब 2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर्स। नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या है, अगर यहीं पे हम बात करें लेट्स से एक और एक्सप्रेशन की, 45 को अगर मैं डिवाइड करूं लेट्स से 7 से, ठीक है 7 से, तो 7 6 42, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर एक्चुअली वो वाली वैल्यू है जिसको मैं अपने डिविडेंड से निकाल दूं तो वो जो मेरा नंबर है इस 7 का मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 3 को 45 में से निकाल दूं तो वो जो 45 माइनस 3 जो 42 बनेगा वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो जो मेरा जो डिविडेंड है उसमें इतना ज्यादा है, रिमाइंडर वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 × 6 इज इक्वल टू 42 ना करके यहाँ पे 7 × 7 इज इक्वल टू 49 कर देता, तब मेरा रिमाइंडर क्या आता, तब मेरा रिमाइंडर आता है 45 माइनस 49 माइनस 4। ठीक है, -4। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर वो है कि अगर मेरे को 45 में कुछ ऐड करना है, देखो 45 को 7 का मल्टीपल बनाने के लिए या तो मैं उसमें से कुछ रिड्यूस कर सकता हूँ या उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। रिड्यूस करना है तो मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर रिड्यूस करना है, ऐड करना है तो मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर ऐड करना है। तो नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब वो वाली वैल्यू जो मैं 45 में ऐड करूंगा ताकि वो 7 का मल्टीपल बन जाए। चलिए ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपको, सिंपल सी है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं आपको इतनी सी स्टेटमेंट दूं कि एक नंबर है ए जिसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरा रिमाइंडर है वो -4 आ रहा है, तो मेरे को बताइए कि रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा। वो कैसे देखोगे आप, सीधा 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 3, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये लॉजिक है, कुछ समझ में आएगा, इसको यूज कैसे करना है आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना लोड मत लीजिए। ठीक है, एक चीज तो ये है। अब एक और लॉजिक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12⁻36 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, ये कैसे करेंगे। ये आपका बिल्कुल वही लॉजिक है जो आपने यहाँ पे किया। 12⁻36 के केस में हमने यूनिट डिजिट सीखा कैसे निकालना है, वही आपने यहाँ पे करना है। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका आंसर होगा रिमाइंडर के लिए। ठीक है, कैसे वो समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 546 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जब भी आप इसको 540 ऐसे 54 से मल्टीप्लाई करके ट्रिक करोगे तो 6, मतलब ये यूनिट डिजिट है ना, वही दिख रही है आपको रिमाइंडर। तो जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका यूनिट डिजिट रहेगा वही उसका रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपको। वहीं अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि 12⁻36 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे यूनिट डिजिट थी, है ना, यूनिट डिजिट मैंने पता करी तो मेरे को पता चल गया कि 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। इसी तरह अगर 100 के लिए रिमाइंडर देखना है ना तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करना है। मतलब इसी केस में अगर मैं 546 को 100 से डिवाइड करूं तो 546 आ गया रिमाइंडर, मतलब आखिरी की जो 2 डिजिट्स आपको दिख रही है ना वही आपको दिखेंगी एज ए रिमाइंडर इन केस ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर आपको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाए या रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10 तो सेम ही लॉजिक है। यहाँ पे अगर आपको लास्ट 2 डिजिट्स का
क्वेश्चन आ जाए, या फिर इसकी जगह रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100 का क्वेश्चन आ जाए, तब भी वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे और फिर देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को हमें अप्लाई कैसे करना है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 7 2 5 7 2 4 2 raised to power 9 into 7 into 5 into 3 into 1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की ये जो वैल्यू, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, 2 और इसकी पावर पे 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, फिर एक एक नंबर बनाएं, यहाँ पे 3 या 4 डिजिट का जो भी नंबर बनेगा उसको फिर 4 से डिवाइड करके देखें। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर, ये वाला क्वेश्चन है हमारा यूनिट डिजिट और रिमाइंडर दोनों के कॉन्सेप्ट को हमारा टारगेट कर रहा है। अब 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 को छोड़ देते हैं, इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, वही लॉजिक है हमारा। यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर ही तो देखना था ना, इस पावर में रिमाइंडर क्या बचेगा 4 को डिवाइड करने, 4 से डिवाइड करने पे, उसी रिमाइंडर से मैं अपना यूनिट डिजिट ले लूंगा। ठीक है, अब देखिए 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1, 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, 5 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1 3, क्योंकि 4 से छोटा है तो रिमाइंडर मेरे को वही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब क्या करना है, आप इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई ना करके आप इन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा 3 इंटू 3 9, 9 क्योंकि फिर मेरा 4 से बड़ा आ गया तो इस 9 को फिर से आप 4 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 1। तो मतलब ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। समझ में आया आपको, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इंडिविजुअल नंबर्स पे देख लेना क्या रिमाइंडर आ रहा है। जैसे 9 के केस में 1 आ रहा है, 7 के केस में 3 आ रहा है, 5 के केस में 1 आ रहा है, 3 के केस में 3 ही लिख दिया मैंने क्योंकि 3 4 से छोटा है तो वही रिमाइंडर मेरे को दिख जाएगा। फिर मैंने क्या किया, उन रिमाइंडर्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर तो वो 4, यही वाली वैल्यू मेरी 4 से छोटी होती तो सीधा-सीधा मैं उसको रिमाइंडर लिख लेता। क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 4 से बड़ा नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से 4 से डिवाइड करके देख लूँगा क्या रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर आ रहा है 1, 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 2, 2, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा 2। आपको ये समझ में आएगा, ये आपने लग गया रिमाइंडर्स वाला कॉन्सेप्ट और ये आपका लग गया यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी में आपको मैं नेगेटिव रिमाइंडर्स बताता हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर्स कैसे यूज़ करने हैं। नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे आंसर आएगा, हमारा एक्सप्रेशन था 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो, -1 आएगा, बिल्कुल -1 आएगा, आप करके देख लेना, -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और फिर यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अब जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1, क्या आप दिखे आपको, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1, तो वही तो मेरा रिमाइंडर था यहाँ पे। तो मतलब कि आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिमाइंडर्स की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको फाइनल में देखना कि पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। पर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव बन जाता, मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह -1 आ जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 4 हमारा, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आ गया। इस वाली पीपीटी मैंने मैं आपको बताया था कि कैसे आपने नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपको दिख रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है, बस इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 7 माइनस 4 3 बन जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर -1 आता तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर तक कैसे जाते, 4 माइनस 1 3, इस तरह से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें, बस नेगेटिव रिमाइंडर एक अलग सी चीज़ आपने की होगी अभी, बाकी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं आगे। If 3 raised to power 2019 is divided by 10, then what is the remainder? देखिए वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि 3 की पावर 2019 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर वही आता है जो किसी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होता है। तो मतलब यहाँ पे ये डिवाइड बाय 10 वगैरह भूल जाइए, सीधा इसका यूनिट डिजिट निकालिए। निकाल लेते हैं, 2019 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी भी तो 4 ही है, ये 5 और 0 और आपका 16, तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 504 पे ही कट जाएगा, तो विद 3 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी सिखाई थी, आपको 2019 की जगह आप सीधा 19 को भी डिवाइड करके देख सकते हो। क्यों, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स ही बताते हैं कि वो 4 से डिवाइड हुआ कि नहीं। 19 को जब आप 4 से डिवाइड करते वहां से भी आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। रिमाइंडर 3 आ गया तो मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 27 मतलब 7, 7 आ गया आपका आंसर। सिंपल, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100। तो 100 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा हमें वो बताना है। अब इस क्वेश्चन को
रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100 ना बोल के मैं ये भी बोल सकता था, व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स इन दिस एक्सप्रेशन। मैंने आपको समझाया था कि लास्ट 2 डिजिट्स और रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100 दे आर द सेम क्वेश्चंस, ठीक है, वही लॉजिक है। चलिए इसको दो तरह से करके बताऊंगा आपको। एक तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी ठीक ठाक है वो आसानी से इसको निकाल लेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके केस में। जब इस एक्सप्रेशन को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो आपको करना क्या है, पहले इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। जैसे 51 इंटू 27 करूंगा, 51 इंटू 27 करना इजी है। 51 इंटू 20 करो, 1020। 7 इंटू 51 इज 357। तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 771377, तो इसका रिजल्ट कुछ ये आया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी रिजल्ट हो, मेरे को सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से लेना देना है, ठीक है, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस। तो इस एक्सप्रेशन में जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू बन रही है छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स उठा लो। 77, इन दोनों को हटा के मैं सिर्फ 77 पे फोकस कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी, 77। उसी तरह 35 इंटू 60 जब मैं करूंगा, 35 इंटू 60 इज 2100 एंड 35 इंटू 2 इज 70, तो 2170 आ गया। 21 से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को हटा के मैंने कर दिया 70। 77 इंटू 75 कर लेते हैं, ईजी है, ठीक है। 77 इंटू 75 जब मैं करूंगा, 75 का स्क्वायर 5625 प्लस 2 इंटू 75 150। तो ये सारे एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं मेरे को, 25 प्लस 50 75, 75 फिर बन गया, मतलब 77 इंटू 75 करूंगा जब ये हट जाएगा, सिर्फ 75 इन फोकस रह जाएगा। तो 75 इंटू 70 जब मैं करूंगा, जो भी मेरा नंबर आएगा उसके एंड में जीरो रहेगा, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट 2 डिजिट्स ही तो खोज रहा हूँ। जब मैं किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पे ही ध्यान देना है, वही मैंने किया। करके देख लेते हैं एक बार। 75 इंटू 70 जब मैं करूंगा, 0 7 5 35 5 3 कैरी ओवर, 7 7 49 इंटू 3 51 5150, ठीक है, ये आ रहा है इनका रिजल्ट। क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स मेरे को उठाने हैं तो वो 50 आ गए, तो यही है। एक तो ये मेथड है, ठीक है, बट जो जिनको कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही ईजी नहीं लगता, जो बिल्कुल ही भागते हैं कैलकुलेशन से, वैसे आपको इतनी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। जो बिल्कुल ही भागते हैं कैलकुलेशन से, वो कैसे करेंगे इसको। तो 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। अब याद करिए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था 100/40 और 10/4, मतलब 100/40 से 10/4 हम कैसे गए, डिवाइड बाय 10 करके, रिमाइंडर भी मेरा डिवाइड बाय 10 हो गया था। वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से काट देंगे इसको, 25 3 25 4, ठीक है। ये 25 अपना माइंड में रख लो कि मैंने 25 से रिड्यूस किया इसको। कभी भी ऐसे आप करोगे ना, जब भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में आप रिड्यूस करोगे, तो आपको उस फैक्टर को लिख लेना साथ में जिससे आपने इसको रिड्यूस किया। अब यहाँ पे रिमाइंडर ढूंढना शुरू करो। अब तो ईजी है, 51 डिवाइड बाय 4 देखना मेरे लिए काफी ईजी है ना। इस केस में क्या आएगा, देखिए 3 लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए -1। चलिए आप नेगेटिव वाले केस में चक्कर में मत पड़िए, अब आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखिए। नेगेटिव से अगर आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो नेगेटिव से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस केस में 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये 3 तो ऑलरेडी है ही। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके 3 3 9 3 27, 81 81 इंटू 2 इज 162। 162 क्योंकि 4 से बड़ा है, इसको फिर से मैं 4 से डिवाइड करके देख लूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर मेरा आ गया 2। क्या रिमाइंडर 2 यही मेरा आंसर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा फैक्टर भी तो है 25 का, जिससे मैंने इसको काटा था। इस 25 से काटने से क्या हो गया, ये मेरा रिमाइंडर भी 25 से डिवाइड हो गया, है ना। जैसे 100 40 और 10 4 वाली एग्जांपल आपको याद होगी। क्योंकि ये मेरा रिमाइंडर ऑलरेडी रिड्यूस्ड है 25 से, तो मैं क्या करूंगा, मेरा असली रिमाइंडर निकालने के लिए इसी फैक्टर जिससे मैंने इसको रिड्यूस किया था उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 50। वो आपका 50 आ गया आंसर, ठीक है। इजी था। दो मैंने आपको ये बता दिए, एक विद कैलकुलेशन, एक विदाउट कैलकुलेशन। अब इसमें अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर से चलते तो और इजी हो जाता। नेगेटिव रिमाइंडर से देख लेते हैं क्या कैसे होता। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आता -1 -1 -1 2, और आप इसको -1 भी लिख सकते हो, आप इसको 3 भी लिख सकते हो। -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तीनों देखेंगे मेरे को -1 -1 इंटू 2 -2 इंटू 3 -6। या फिर इसको अगर आप फिर से -1 लिख लीजिए, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 4 आपको नेगेटिव रिमाइंडर ही देगा ना। -2 इंटू -1 +2, +2 सीधा आप यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर से भी पूछ गया, पहुंच गया सीधा, आपका ये वाला स्टेप बच गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नेगेटिव रिमाइंडर भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इस केस में पहले ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स तो नहीं है, यहाँ पे 0 1 2 4 दे दिया है, ठीक है। और इस केस में
ऐसे केसेस में जब आप डिवाइड बाय 100 करते हो ना, तो आपको ये ध्यान में रख लेना, आप पहले ये देख लीजिएगा कहीं पे ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी सारी ज़ीरोज़ दे रहा हो लास्ट में। अगर वो काफ़ी सारी ज़ीरोज़ दे रहा है लास्ट में, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। जैसे 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3, ठीक है? काफ़ी सारे 2 हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 है। अब 5 देख लेते हैं इसमें कितने हैं? एक 5 की पावर 1 मेरे को यहाँ दिखेगा, एक 5 की पावर 1 मेरे को यहाँ दिखेगा, तो मतलब 5 की पावर 2 भी है इसमें। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन-सा है? यहाँ पे 5 है। और कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इस एक्सप्रेशन के एंड में? 0, 0, 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है? तो आपके 2 कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो गए, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालनी है? और इस केस में क्योंकि 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, नीचे 100 है, तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? वैसे भी अगर आप इसको काट-पीट करते जैसे 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, आप इसको डिवाइड बाय 100 करके इसको रिड्यूस करना शुरू कर देते ताकि आपको रिमाइंडर निकालना ईज़ी हो जाता। तो आप इसको जब काटते 25 पे कटता, ये आपका कटता 4, ये आपको कटता 2 रेज़ टू पावर 3 24 पे, ठीक है? ये 24 पे कट गया। अब ये 25 यहाँ पे इस 5 को काट देता और ये 95 वाला 5 इसको काट देता, नीचे कुछ बचता नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचता? कुछ भी नहीं, 0। व्हाट इज़ द राइटमोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द ज़ीरोज़ इन द वैल्यू 30 रेज़ टू पावर 30? इसका मतलब क्या है? इसमें ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी है। इसमें ये पूछा है राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द ज़ीरोज़, मतलब कि ज़ीरोज़ जितने भी हों इसमें, यहाँ पे नॉन ज़ीरो वाला नंबर राइट मोस्ट कौन-सा है? उन्होंने ये पूछा है। देखिए 30 रेज़ टू पावर 30 को कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू पावर 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30, है ना? 3 इंटू 10 इज़ 30। अब ये 10 रेज़ टू पावर 30 की वजह से तो सारी ज़ीरोज़ होंगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इससे, हमें ये देखना कि इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट क्या होगी? जो भी इस एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट होगी, वही हमारी राइट मोस्ट डिजिट नॉन ज़ीरो होगी ना, नॉन ज़ीरो राइट मोस्ट डिजिट, क्योंकि इसकी वजह से तो सारी ज़ीरोज़ ही बननी है। तो इसका आप देख लो, आप यूनिट डिजिट क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 4 आपको रिमाइंडर दे रहा है कितना? 2 का, मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है? 9, 9 ही आपका आंसर है। Easy question. Let's move on to our next question. What is the remainder when 91 into 92 into 93 into 94 into 95, 96, 97, 98, 99 is divided by 1261? अब ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आ जाएंगे ना रैंडम से, क्वेश्चन कभी भी रैंडम नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, ठीक है? अब इसमें क्या ट्रिक है? इसमें ट्रिक है ये जो 1261 है ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 13 का मल्टीपल है। मैंने इतनी जल्दी कैसे देख लिया 13 का मल्टीपल है? 13 का मल्टीपल कैसे देखते हैं हम? जैसे 1261 है, 3 के ग्रुप बना के, जैसे मैंने ये 3 का ग्रुप बनाया 261 माइनस आगे सिर्फ एक ही डिजिट बची, 001 लिख लो, चाहे एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? तो 260 साफ साफ दिख रहा है, 13 का मल्टीपल है, ठीक है? 13 का मल्टीपल है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 9 117, तो 91 97 सॉरी 97, 13 इंटू 97। तो देखिए इस वैल्यू में 13 भी है, 97 भी है, इसमें भी 97 है, इसमें 13 का मल्टीपल है 13 इंटू 791। तो जब इस ये वाला जो इसके जो मल्टीपल्स मेरे को दिख रहे हैं ऊपर वैल्यू में, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा ये। 13 इंटू ये 7 पे कट जाएगा, ये 97 सीधा 97 पे कट गया। जब कट ही गया, कुछ बचा नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है? ऐसे जब रैंडम सी वैल्यू आ जाएगी तो आप इसके फैक्टर बना के, इस वैल्यू के फैक्टर बना के जरूर चेक कर लेना। इस वैल्यू के फैक्टर बना के चेक करेंगे तो आपको ऊपर वाली वैल्यूज में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सीधा सीधा आपको फैक्टर दिख जाएंगे, ठीक है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, टू डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, the larger of the two numbers is divided by the smaller one, what is the largest possible remainder? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज समझिए आप, लार्जेस्ट रिमाइंडर आता कैसे है? जैसे मान लीजिए 35 है, 35 को मेरे को किसी नंबर से डिवाइड करना ताकि मेरे को बड़े से बड़ा रिमाइंडर मिले, तो वो कौन सा नंबर होगा? वो होगा 18। ये मैंने कैसे देखा? इसके आधे से बड़ा इंटीजर, इससे आधे से जस्ट बड़ा इंटीजर, आधा कितना होगा 35 का? 17.5, और उससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 18। तो इस केस में रिमाइंडर मेरा दिखेगा 17, ठीक है? अब अगर मैं 18 से बड़ा नंबर करता हूँ, जैसे मैं 18 से 19 लेके जाता हूँ, तो रिमाइंडर हो जाएगा 16। यहाँ 18 से अगर मैं छोटा नंबर करता हूँ 17, जैसे मैंने 17 किया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो ठीक है, 18 एक ऐसा नंबर होगा जिससे मेरे को देखिए बड़े से बड़ा रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आएगी, जब भी बड़े रिमाइंडर की बात हम करते हैं, तब जो भी नंबर हम सिलेक्ट करते हैं उसके आधे से जस्ट बड़ा, अगर आधा कुछ भी आ रहा है उसका, जैसे अगर मान लो 34 होता, 17, 17 से बड़ा कितना है? तब भी 18 ही होता, ठीक है? तो आधे से जस्ट नेक्स्ट इंटीजर जो है वो
हमें ध्यान में रखना है बड़े से बड़ा रिमाइंडर लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर तो दे नहीं रखा, हमें ये दे रखा है कि नंबर को रिवर्स कर दिया और बड़े से बड़ा रिमाइंडर चाहिए, कोई भी 2 डिजिट नंबर है। तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि रिमाइंडर मेरे को बड़े से बड़ा करना है तो नंबर भी मेरे को बड़े से बड़ा सपोज करना पड़ेगा। 2 डिजिट बड़े से बड़ा नंबर मेरे को अगर सपोज करना है तो मेरे को 90s में जाना पड़ेगा, 91, 92, 93, 94 एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली बस हिट एंड ट्रायल करूंगा, 91 डिवाइडेड बाय 19 करूंगा और इस लॉजिक को माइंड में रखते हुए देखूंगा कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 19 डिवाइडेड बाय 90, 91 डिवाइडेड बाय 19 क्या इसके हाफ के आसपास है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर है। 92 डिवाइडेड बाय 29 क्या इसके हाफ के आसपास है? नहीं, बिल्कुल बहुत दूर है। उसी तरह 93 डिवाइडेड बाय 39 हाफ के पास तो आया पर अभी भी दूर है। 94 डिवाइडेड बाय 49, जी हाँ, ये देख लीजिए इसका हाफ कितना होगा, 47। 47 से जस्ट अगला होगा 48, पर क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है रिवर्स वाली तो हमें 49 लेना पड़ेगा। तो यही मेरा आंसर होगा। आप करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप 95 डिवाइड बाय 59 पे भी जाते हो तो हाफ से बहुत आगे चला गया। तो 94 एक ऐसा नंबर है जिसके रिवर्स को मैं उससे डिवाइड करूंगा, जो मेरा बड़े से बड़ा रिमाइंडर देगा। और रिमाइंडर इस केस में कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आपका आएगा 45। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ये लॉजिक भी समझ में आया होगा आपको, और आपने हमने कैसे जस्ट नंबर्स को अज्यूम करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ध्यान में रखते हुए अपना आंसर ले लिया। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 that when divided by any of the numbers 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एलसीएम एंड एचसीएफ के लॉजिक पे डिपेंडेंट है। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो कॉन्सेप्ट एलसीएम का और रिमाइंडर्स का कुछ इस तरह से है कि अगर आपसे मैं बोलूं कि 3, 4, 5 और 6 कुछ नंबर है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर बताइए जो इन सब से डिवाइड हो जाए, 3, 4, 5, 6 से, तो वो क्या है इनका? वो एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम मतलब वो ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा और छोटे से छोटा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका मल्टीपल भी है, लीस्ट भी है और कॉमन भी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा? 60। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। एलसीएम आप सीधा सीधा इसके प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। जैसे इस सारी फ्रैक्शन में मेरे को 2 की पावर, इस सारे एक्सप्रेशन में 3, 4, 5, 6 मतलब सारी डिजिट्स में मेरे को 2 की पावर मैक्सिमम 2 दिख रही है, 3 की पावर मैक्सिमम 1 दिख रही है और 5 की पावर मैक्सिमम 1 दिख रही है। 4 इज 12, 12 इंटू 5 60। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ की एक डिफरेंट वीडियो जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना कैसे है वो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, एलसीएम 60 आया, पर सवाल ये ना होके कि ऐसा नंबर बताइए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए और लीस्ट भी हो। ये ना हो कि ये होता कि ऐसा लीस्ट नंबर बताइए जिससे मैं जिसको मैं ऐसा लीस्ट नंबर बताइए जिसको 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो अच्छा 2 आए, तो वो नंबर क्या होता? 62, है ना? 60 तो डिवाइड हो ही जाएगा, रिमाइंडर मतलब 2 एक्स्ट्रा है उस नंबर में, तो 62 हो जाएगा। चलो, अब इससे आगे क्वेश्चन ये होता कि ऐसा नंबर बताइए जो 1000 से बड़ा भी है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन भी है, वो डिवाइड भी हो रहा है 3, 4, 5, 6 से, रिमाइंडर 2 देने के बाद, मतलब 2 रिमाइंडर अभी भी 2 आ रहा है, मतलब नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। तब हम ये रिमाइंडर ऐड करने से पहले 60 का नियरेस्ट मल्टीपल देखेंगे। 1000 के आसपास 60 का कौन सा नियरेस्ट मल्टीपल है। और 60 इंटू 17 जब मैं करता हूँ तो 1020 आता है, तो ये इसका नियरेस्ट मल्टीपल है। तो इस नियरेस्ट मल्टीपल में मैं जो रिमाइंडर मेरा है वो ऐड कर दूंगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1022। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा रिमाइंडर्स और एलसीएम को कुछ मिला के। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। What is the smallest number greater than 1000 that when divided by any of the numbers 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3। कुछ वैसा सा ही सवाल है। सबसे पहले तो हम एलसीएम पता करेंगे इन नंबर्स का। 6, 9, 12, 15, 18। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 12 में मतलब 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, और मेरे को क्या दिख रहा है? 3 हो गया, 2 हो गया, 5 दिख रहा है मेरे को। एनीथिंग एल्स? और कोई प्राइम फैक्टर है इसमें? बिल्कुल नहीं है, तो यही मेरा एलसीएम होगा। 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 5 इज 180, तो 180 मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है, 180 एलसीएम आ गया। अगर ये 1000 वाला केस ना होता तो सीधा मेरा 183 आंसर आ जाता, पर नहीं, अब नहीं, क्योंकि 1000 से बड़ा चाहिए हमें। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 मतलब 1000 से जस्ट 5 वाला, उससे बड़ा जो 180 का मल्टीपल है हमें पहले वो देखना पड़ेगा। अब वो कौन सा होगा? मैं जब 180 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0, 48, 1080। तो वही है बिल्कुल आसपास 1000 के। अगर आपको ऐसे सीधा सीधा मल्टीपल नहीं दिमाग में आ रहा, आपके टेबल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? 1000 को 180 से क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। ऐसे भी यहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा ये
लॉजिक ये 18 into 6 करके, तो डजेंट मैटर, आपके टेबल्स थोड़े बहुत तो अच्छे होंगे, नहीं भी हैं तो आप ऐसे इस तरह से इसको डिवाइड करके देख लेना। तो 180 into 6 1080, ये मैंने नियरेस्ट मल्टीपल देख लिया इसका 180 का, जो 1000 के आसपास पड़ता है, 1000 से ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो रिमाइंडर मेरे को चाहिए वो इसमें ऐड कर दूंगा। 1083 जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा, जो मैंने इसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का आंसर। इजी था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह के। व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस? लीस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर 1000 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर वही होगा। अब लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000 ही तो है ना, और हमें मल्टीपल भी तो चाहिए इन सब का। तो 1000 से ऊपर हम देखेंगे, पहले 3 4 5 6 का देख लेते हैं हम। जो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा एलसीएम 3 4 5 6 का, ठीक है। तो 60 अगर निकल के आया एलसीएम, तो हमने 1000 के आसपास देखना है कौन सा मल्टीपल है 60 का, वो कौन सा होगा, 60 into 17 1020। और मेरे को रिमाइंडर भी तो चाहिए 2, तो इसमें मैंने रिमाइंडर ऐड कर दिया, जो आ जाएगा आपको 1022, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 raised to power 192 को मैं डिवाइड करता हूँ 6 के साथ? ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे को देखना रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए 2 raised to power 92 को पहले तो लिख क्या सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, तो क्या मैं 2 raised to power 192 को 4 raised to power 96 लिख सकता हूँ क्या, है ना? 2 स्क्वायर इज 4 और 192 का मैंने हाफ कर दिया 4 raised to power 96। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, 4 raised to power n/6 हमेशा कौन सा रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर हमेशा देगा आपको 4। ये आपको ध्यान में रख लेना, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो विद डिफरेंट पावर्स ऑफ 4, हमेशा 4 ही आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया तो मेरे को पता चलेगा रिमाइंडर 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर, ठीक है। ये जो आपकी थ्योरम की तरह याद कर लो आप इसको, इट्स इंपॉर्टेंट। 4 raised to power n/6 ऑलवेज गिव्स द रिमाइंडर 4, ठीक है। चलते हैं आगे। So the next question is, how many natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? जब 1186 को मैं किसी किन्हीं नेचुरल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 31 आता है। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको मैं 1186 से डिवाइड करूं और जिनसे मैं 1186 को डिवाइड करूं, सॉरी, जिनसे मैं 1186 को डिवाइड करूं और रिमाइंडर 31 आए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जिन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ वो 31 से बड़े होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा होगा, होगा 1186 माइनस 31, जो कि आ जाएगा 1155। 1155 एक ऐसा नंबर होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और बड़े से बड़ा नंबर होगा। अब बाकी नंबर जो होंगे वो ऑब्वियसली 1155 के फैक्टर ही तो होंगे ना, 115 के फैक्टर ही होंगे ऐसे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 115 की पहले तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि 1155 के कितने फैक्टर हैं। तो 3 3 9 8 5, देन 5 पे जाएगा 77, 7 पे जाएगा 11, 11 पे जाएगा 1। तो मतलब 1155 को आई कैन राइट 3 raised to power 1 into 5 raised to power 1 into 7 raised to power 1 into 11 raised to power 1। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, जो पावर्स हैं इनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू इसके लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया 16। क्या 16 के 16 फैक्टर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? हमने ये भी तो बोला ना अभी 31 से बड़े होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर जैसे 3 5 7 11 खुद भी है, 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 15 भी है, 3 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 21 है। ऐसे भी फैक्टर हैं जो ऑब्वियसली 31 से बड़े नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से वो, इन 16 में से वो वाले फैक्टर लिख लेंगे जो 31 से बड़े हैं, या फिर हम ये पता कर लेते हैं 31 से छोटे फैक्टर कौन से हैं, उसको दोज नंबर ऑफ फैक्टर्स को 16 से माइनस कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो 31 से छोटे हैं वो ईजी है पता करना। कैसे, जैसे 1 3 5 7 11, ये तो मेरे को ऐसे ही दिख रहे हैं। उसके बाद जब मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा एक बनेगा 15, जब मैं 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा एक बनेगा 21। और किसी मल्टीप्लीकेशन और किसी पेयर अप से देखो बन रहा है क्या 31 से छोटा फैक्टर? नहीं बन रहा। तो यही होंगे, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। 16 में से कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 16 माइनस 7 मीन्स 9। 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द इजीएस्ट वे। अदरवाइज आप अगर ये बनाने बैठ जाओगे 31 से बड़े फैक्टर कितने होंगे, मतलब 9 फैक्टर लिखने इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उसमें 3 गुना 5 भी होगा, फिर 5 गुना 7 भी होगा, फिर 7 गुना 5 गुना 3 भी होगा, ठीक है। तो आई गेस ये पता करना कि 31 से छोटे कितने फैक्टर हैं, दैट्स इजी। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 digit number 42524746 b leaves a remainder 0 when divided by 3, how many values of b are possible? तो ये
रिमाइंडर से ज़्यादा आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो डिजिट्स का जो सम होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिजिट सम करेंगे। 4 2 6 5 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 7 20, 20 एंड 4 24, 24 एंड 6 30, 30 प्लस बी। अब यहाँ पे जो भी आपका सम बनेगा वो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो 33 हो सकता है जब बी मेरा 3 है, या 36 हो सकता है जब बी मेरा 6 है, या 39 हो सकता है जब बी मेरा 9 है। तो मतलब कितनी ऑप्शंस है, कितने केसेस हमारे बी के लिए, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3। तो 3 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में।